हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भाई लोगों। कैसे हो? जैसे कि पिछले सेशन में मैंने वादा किया था आपसे कि आप लोगों की कमेंट के आधार पे मैं केमिस्ट्री और मैथ पे यही एक एनालिटिकल वीडियो लाऊंगा। वैसे फिजिक्स का वीडियो पब्लिश करने के बाद मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आने लगे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे कि भैया ऐसे ही वीडियो मैथ्स और केमिस्ट्री में भी बना दो, थोड़ी सी हमारी हेल्प हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा, जब तुम्हारी हेल्प की बात आई तो फिर देश की इस बात की। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए लाया हूँ, केमिस्ट्री में ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिसको आप इन 6 महीनों में कंप्लीट करें, ताकि जेई की जनवरी अटेम्प्ट में ही आपकी 99 परसेंटाइल कंफर्म हो जाए। तो बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करके, बहुत ही ज़्यादा डाटा को देख के मैं लाया हूँ। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, मज़ा आएगा। और आप भैया, जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ इसको आप कहीं पेपर में लिख लीजिएगा, क्योंकि जिस जिस चैप्टर का नाम मैं आज आपको बोलने वाला हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आएगा। और आप देख लेना, एग्जाम में बिल्कुल उसी चैप्टर से ही क्वेश्चन आया है और उतने ही क्वेश्चंस आए, देख लेना आप। तो फिर चलो शुरू करते हैं आज की सेशन को। और एक बात, जो हमारी चैनल पे नए हैं, प्लीज़ भैया सब्सक्राइब कर लो। आप ही के लिए इतना मेहनत करके एनालाइज करके वीडियो ला रहा हूँ, सब्सक्राइब तो कर लो यार। ओके, लेट्स मूव अहेड। पहली बात मुझे ये बताइए कि आपकी जेई में कितने दिन बचे। जेई आपका होगा जनवरी के 20 से 30 तारीख के अंदर, और अभी आपका जुलाई खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। अभी आपके पास अगस्त का पूरा महीना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। जनवरी में आपके पास लगभग लगभग 15 से 20 दिन होंगे, क्योंकि जनवरी के 20 तारीख के बाद से ही पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा पिछले साल के डाटा के अनुसार। और नवंबर में आपकी प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे, तो नवंबर तो आप पढ़ नहीं पाओगे जेई के लिए, प्री बोर्ड्स में बिजी रहोगे। जनवरी के 15-20 दिन ही आपको मिलेंगे। और इसमें भी सितंबर और अक्टूबर में दिवाली है, दशहरा है और छठ पूजा भी है, तो इसमें भी आपके 15-20 दिन चले गए। मतलब आपके पास लगभग लगभग बचा 4 महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर। जनवरी भी खत्म, लगभग लगभग आपके पास 4 महीना बचा। ये वाले दिन मैं दिवाली और दशहरा, छठ, इसके लिए दे दे रहा हूँ। तो 15-20 दिन वहां मेकअप हो जाएगा, मतलब आपके पास लगभग 4 महीना बचे। अब 4 महीने में आपके पास टोटल 120 दिन बचे। अब 120 दिन जो बचे हैं, इस 120 दिन के हिसाब से आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो 120 दिन जो बचे हैं इसमें तो आप खराब नहीं कर सकते, इसको यूटिलाइज करना पड़ेगा ढंग से। तो चलो मैं इसमें आपकी मदद कर देता हूँ। आपके पास ये जो 6 महीने बोलने के लिए 6 महीने हैं, लेकिन एक्चुअली आपको देखा जाए तो आपके पास 4 महीने बचे। 6 महीने बिल्कुल भी नहीं भैया, ये गलती मत कर देना कि 6 महीने बचे हैं आराम से करेंगे ना।
आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 महीने बचे हैं जेई के लिए, और वो भी 120 दिन के बराबर। क्योंकि जिंदगी में आनंद भी चाहिए होता है, तो उसमें भी आप बिजी रहोगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहले एक डाटा को आप समझने की कोशिश कीजिए। आपकी एम अगर टीयर 1 एनआईटी क्या है और उसमें भी सीएस ब्रांच है, तो आपको 220 से ऊपर नंबर लाना पड़ेगा भैया। 220 नंबर मतलब आप समझ चुके होंगे कि ये होता है 99 परसेंटाइल से भी प्लस, मतलब 99 परसेंटाइल से भी ज्यादा होता है, लगभग लगभग 99.4 या फिर 99.5 परसेंटाइल। तो टीयर 1 एनआईटी, ये कौन सा एनआईटी? कुरुक्षेत्र, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतकल, इसमें भी ये सब टीयर 1 एनआईटी के लिस्ट में आता है। और अगर आपको एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी कलिकट चाहिए तो भैया 250 से ऊपर नंबर लाना पड़ेगा आपको। अगर आपको एनआईटी त्रिची चाहिए तो उस केस में, उसके भी सीएस ब्रांच चाहिए तो उस केस में आपको 275 से 280 नंबर लाना पड़ेगा आउट ऑफ 300। कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ पढ़ सकते हैं और हमारी नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपने सोचा है कि टीयर 1 एनआईटी चाहिए, कोई भी ब्रांच चलेगा, मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जी, या फिर आपका प्रोडक्शन, कोई भी ब्रांच चलेगा, तो उस केस में आप 175 नंबर लाइए, हो जाएगा। लगभग लगभग किसी ना किसी टीयर 1 एनआईटी में वो आपका हो जाएगा। और अगर वही आपको टीयर 2 एनआईटी का सीएस ब्रांच चाहिए तो उस केस में आपको 200 नंबर से ज्यादा लाना पड़ेगा। ये भी 99 परसेंटाइल से भी ऊपर ही होता है। ये लगभग लगभग 99.2 या फिर 99.3 परसेंटाइल होता है। इस डेटा को आप समझ लीजिए गौर से। टीयर 2 एनआईटी में अगर आपको कोई भी ब्रांच चलेगा तो उस केस में आपको 150 नंबर से भी ज्यादा लाना पड़ेगा। 150 नंबर, ये लगभग होता है आपका 97 या फिर 98 परसेंटाइल। टीयर 3 एनआईटी में अगर आपको सीएस ब्रांच चाहिए तो आपको 165 नंबर से भी ज्यादा लाना पड़ेगा। ये मैं जनरल वालों के लिए बोल रहा हूँ, जेन कैटेगरी। अगर आप में से कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उस केस में आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, लेकिन मैं आपको जनरल कैटेगरी के लिए ये डेटा आपको बता रहा। टीयर 3 एनआईटी में सीएस ब्रांच लेने के लिए आपको 165 से ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा। और वहीं पर अगर टीयर 3 एनआईटी में आपको कोई भी ब्रांच चलेगा, टीयर 3 एनआईटी कौन सा हो गया? टीयर 3 हो गया एनआईटी अगरतला, एनआईटी मिजोरम, एनआईटी हमीरपुर, ये टीयर 3 एनआईटी हो गया। इसमें अगर कोई भी ब्रांच आपको चलेगा तो उस केस में भी आपको 135 से भी ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा। 135 नंबर से ज्यादा इसका मतलब होता है 95 परसेंट, लगभग लगभग 95 परसेंट। ये डाटा को आप क्लियरली समझ चुके हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये बात तो हम समझ चुके हैं कि हमें कौन सी एनआईटी में कितने कितने नंबर चाहिए। अभी हम एवरेज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की एक डाटा को देख लेते हैं। किस शिफ्ट में, किस सेशन में, किस साल के किस सेशन में कितने एवरेज मार्क्स में कितने परसेंटाइल। अगर आप 2025 की अप्रैल वाले सेशन को देखें तो वही
आपको नजर आएगा 99 परसेंटाइल के लिए 180 नंबर लाना पड़ा था। ये मैं एवरेज डेटा पर बता रहा हूँ आपको। किसी शिफ्ट में अगर क्वेश्चन इजी हुआ तो वहां पे सभी के नंबर्स आए थे और 99 परसेंटाइल भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। और किसी टफ शिफ्ट जो आया था उस केस में सभी के नंबर कम आए थे, वहां 180 से नीचे ही 99 परसेंटाइल आ गया था। उस केस में मैं आपको ये एवरेज डेटा बता रहा हूँ, आप एवरेज मान के चलिए। उस केस में अप्रैल 2025 में 95 परसेंटाइल के लिए 105 नंबर लाना पड़ा था। वही 90 परसेंटाइल के लिए सिर्फ 90 नंबर लाना पड़ा था आउट ऑफ 300। मतलब आउट ऑफ 300 अगर आप 90 नंबर भी ले जाते तो आपको 90 परसेंटाइल मिल जाए, और 95 परसेंटाइल के लिए आपको 105 एवरेज मार्क चाहिए थे आउट ऑफ 300। क्यों हुआ था? क्योंकि अप्रैल 2025 के अप्रैल सेशन में सिर्फ 9.5 लाख बच्चे ही बैठे थे। वही 2025 के जनवरी वाले शिफ्ट में, मतलब जनवरी वाले सेशन में 13 लाख बच्चे बैठे थे। इसलिए 99 परसेंटाइल जनवरी वाले सेशन में आया था 190 नंबर पे, 95 परसेंटाइल आया था 120 नंबर पे, और 90 परसेंटाइल आया था 95 नंबर। मतलब आप समझ चुके हैं, 95 आउट ऑफ 300। वही अगर अप्रैल 2024 का डाटा हम देखें तो 99 परसेंटाइल आया था 210 नंबर पे, 95 परसेंटाइल आया था 140 नंबर पे, और 90 परसेंटाइल आया था 105 नंबर। इसी के तहत अगर आप 2024 के जनवरी के डेटा के साथ कंपेयर करें तो आप देख पाएंगे कि 95 परसेंटाइल के लिए, सॉरी 99 परसेंटाइल के लिए जनवरी वाले सेशन में 205 नंबर आपको लाना पड़ा। वही 95 के लिए 120 नंबर लगभग लाना पड़ा था, और 90 परसेंटाइल के लिए लगभग 100 नंबर के आसपास लाना पड़ा। आपको एक चीज बता दो कि 2024 में एनटीए ने एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया हुआ था। 27 जनवरी 27 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको 99 परसेंटाइल के लिए भैया 240 नंबर लाना पड़ा, और वही 95 परसेंटाइल के लिए आपको लगभग 175 नंबर लाना पड़ा। मतलब गैप को समझ रहे हैं? एवरेज जा रहा है आपका 120 नंबर और आपको लाना पड़ा है 175 नंबर। मतलब डिफरेंस देखिए आप, 55 नंबर का डिफरेंस। यहाँ पे 95 की एवरेज के साथ अगर 27 की फर्स्ट शिफ्ट के साथ देखे तो 35 नंबर का डिफरेंस। मतलब लगभग 9 सवाल के डिफरेंस है भाई। हाँ, ये बात जाहिर सी बात है कि इस शिफ्ट का क्वेश्चन काफी इजी रहा था, इसीलिए कट ऑफ इतना हाई चला गया। वो स्टूडेंट्स के साथ एक गलत हुआ था, लेकिन कर भी क्या सकते। एनटीए एनटीए की कोई गारंटी नहीं है भैया, वो कहीं पर भी कभी भी कुछ भी उठा कर पटक देते हैं। उसका कोई हिसाब किताब नहीं है उस बात से कि बच्चे को क्या हो, या फिर इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं इसका क्या होगा, उससे इस बात से कोई लेना देना नहीं। उसका जब जहाँ मूड होता है वो उठा कर पटक देते हैं, जो होगा वो बाद में देखेंगे।
तो अभी फिलहाल आप ये मान के चलिए कि एवरेज डेटा जो मैं आपको बोला, आप उसी को पकड़ते हुए चलिए। और एक बात ये भी आपके जहन में रखें कि अगर फिर से आपके साथ भी कोई ऐसा केस हो गया तो आप घबराइए नहीं, आप पेशेंस बनाए रखें अपने अंदर, और अपनी मानसिक संतुलन बनाए रखें, और अपना काम करते जाइए, या फिर अप्रैल अटेम्प्ट के लिए फोकस कीजिए। ठीक है, चलो। अभी के लिए फिलहाल हमारा टारगेट क्या है? अभी के लिए हमारा टारगेट 99 परसेंटाइल। 99 परसेंटाइल क्लब में कैसे आए? मतलब हमें टॉप 1% स्टूडेंट में आना है। ऑल इंडिया, ऑल इंडिया में बच्चे कितने बैठते हैं? 2025 में टोटल जनवरी और अप्रैल से को मिला के टोटल रजिस्टर किए थे 15 लाख। और 2026 में एक आइडियल सिचुएशन माने तो ये डाटा 17 लाख के आसपास जाने वाला है। 17 लाख के आसपास जाने वाला है, मतलब अगर आप 99 परसेंटाइल भी लाते हैं तो आपकी रैंक होगी 17,000, 17 की। ठीक है, इस डेटा को आप जहन में रखें। तो टॉप 1% स्टूडेंट में वो आना है भाई, तभी जाके हमको एक एनआईटी मिलेगी। तो टॉप 1% स्टूडेंट में आए तो आए कैसे भैया? इसके लिए मार्क्स कितने चाहिए वो भी तो बताते जाओ। अरे भैया सब बताते हैं, सब बताते हैं, थोड़ा सब्र रखो, सब बताते। ठीक है, तो यही तो इतना मेहनत करके लाए। चलो, जेई मेन सेफ स्कोर फॉर 99 परसेंटाइल। 99 परसेंटाइल के लिए जेई मेंस का सेफ स्कोर क्या है? जेई मेंस में 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए आपको फिजिक्स में लगभग 80 नंबर लाने पड़ेंगे। 80 नंबर का मतलब होता है 20 सवाल आपको सही करने पड़ेंगे, तभी आपका 80 नंबर आएगा। और केमिस्ट्री में वही पे 76 नंबर लाने पड़ेंगे, लगभग 19 सवाल आपको सही करने पड़ेंगे। 19 सवाल आपको सही करने पड़ेंगे, बाकी 6 सवाल आपको छोड़ने हैं, बाकी 6 लीव। गलत नहीं करने। अगर गलत किया तो 76 से नेगेटिव हो जाएगा। 76 के नीचे हम नहीं जा सकते 99 परसेंटाइल के लिए। 19 सवाल तो आपको सही करने ही करने हैं, जैसे भी हो जाए 99 परसेंटाइल क्लब में अगर आपको आना है तो। और वही मैथ्स में तो सिर्फ 52 नंबर चाहिए, क्योंकि मैथ का सिर्फ पेपर जेई मेंस के हमेशा टफ ही हुआ है। मैथ का सेक्शन हमेशा टफ आया है। फिजिक्स, एक बात, आप एक स्टोरी सुनिए। ये एक बैरियर है, ये टोटल आपको इनिशियल पोजीशन पे फिजिक्स आपको इस पार करेगा, जो कि आपको भीड़ से, क्राउड से आपको अलग कर देगा। और केमिस्ट्री आपको सिलेक्शन के पार ले जाएगा, और वहीं पे मैथ्स आपको रैंक दिलाएगा। ये बात आप समझ गए? फिजिक्स आपको क्राउड से अलग करके रखेगा, केमिस्ट्री आपको सिलेक्शन दिलाएगा, और मैथ आपको रैंक दिलाएगा। तो इसलिए हम फिजिक्स को 80 मार्क तो फिजिक्स पे ला ही रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री को भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि केमिस्ट्री है वो सब्जेक्ट जो हमें सिलेक्शन के पार पहुंचाएगा। तो फिर
केमिस्ट्री में स्कोर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई। केमिस्ट्री में अगर आपको 99 परसेंटाइल चाहिए तो आपको 76 मार्क्स से नीचे किसी भी हालत में नहीं जाना पड़ेगा। इस पे भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है। 76 नंबर आपको चाहिए अगर आपको 99 परसेंटाइल केमिस्ट्री में चाहिए। ठीक है, चाहिए तो लाएंगे, क्या बात। तो पिछली साल की जो डाटा है उस पे बेस्ड हमने स्टडी किया, उसको एनालाइज किया। तो पिछले कुछ सालों में हमने एक चीज देखा कि कुछ गिने चुने चैप्टर है जिसको अगर आप ढंग से कर ले तो आप 99 परसेंटाइल के उस पार पहुंच जाएंगे। तो भैया जल्दी से बता दो, वो गिने चुने चैप्टर आपने क्या देखा, लो बता दो। ये रहा उस लिस्ट, ये रहा है उन चैप्टर्स की लिस्ट जिनको हमने एलिमिनेट किया आफ्टर एनालाइज। जब हमने एनालाइज किया तो देखा एक शॉकिंग डाटा हमारे सामने कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट, ये आपका 12th का इनऑर्गेनिक। जब हमने एनालाइज किया तो देखा कि इस वाले चैप्टर से हर एक सीट में एवरेज मानो तो 3 सवाल आ रहे, और वही पीरियोडिक टेबल पे हर एक शिफ्ट में आपको 3 सवाल देखने को मिल रहे थे। मतलब इन दोनों चैप्टर को अगर आप कर ले जा रहे हो तो आपको 6 सवाल गारंटेड हो गए। 6 सवाल मतलब 6 इंटू 4 इक्वल 20। आपको मार्क्स कितने चाहिए? 76। मतलब 76 मार्क्स चाहिए और 24 मार्क्स आप दो चैप्टर्स में से निकाल लिए, जो भी इनऑर्गेनिक से बिलोंग करता है। मतलब पेपर की शुरुआती 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट भी शायद ज्यादा ही बोल दिया मैं, 7 से 8 मिनट, क्योंकि भाई ये इनऑर्गेनिक है। और इनऑर्गेनिक की खास बात ये है कि ये आपको टाइम को सेव करता है आपका, कि इनऑर्गेनिक क्वेश्चन ही ऐसे आता है, अगर आपको वो चीज पता है तो आप कर ले जाओगे, उसमें आपको सोचने की एक भी जरूरत नहीं। और अगर आपको नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे, चाहे आप 3 घंटे की जगह 30 घंटे भी क्यों ना लगे। आपको पता है तो आप कर ले जाओगे, आपको नहीं पता तो आप नहीं कर सकते। तो यहाँ से अगर 6 सवाल आ रहे हैं तो 6 सवाल में अगर मैं एक एक मिनट भी पकड़ लिया तो यहाँ पे आपका 6 से 7 मिनट, शुरुआती 6 से 7 मिनट के अंदर अंदर आपका 24 मार्क्स सिक्योर हो गए, जो कि आपका रिक्वायर्ड मार्क्स के 32% है। 32% रिक्वायर्ड मार्क्स के 32% आप 6 पेपर की शुरुआती 6-7 मिनट पे आप रिक्वायर्ड मार्क्स के 32% गेन कर ले जा रहे हो। मतलब अपनी कॉन्फिडेंस आप किन लेवल पे लेके गए आपको पता है? आपको नहीं पता। आप जब ये चीज करोगे तब आपको रियलाइज होगा। वही थर्मोडायनेमिक्स, ये भी केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर। इसमें लगभग हर एक शिफ्ट में 2 सवाल आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में एक तो किसी शिफ्ट में दो, ज्यादातर शिफ्ट में 2 सवाल है। बहुत ही कम, शायद 10 से 15% शिफ्ट ऐसे थे जिसमें एक सवाल था। 85 to 90% शिफ्ट में आपको थर्मोडायनेमिक्स से 2 सवाल मिलते थे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को जब हमने स्टडी किया तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे हमने देखा यहाँ से भी हर एक शिफ्ट में 2 सवाल मिनिमम आ रहे थे। किसी किसी शिफ्ट में हमने ऐसे भी देखा कि वहां पे 3 सवाल भी और 4 सवाल भी थे पी ब्लॉक से। और ऐसा नहीं कि पी ब्लॉक्स में आजकल आज की जो एनसीईआरटी, आपको तो पता है एनसीईआरटी सिलेबस रिड्यूस किया है।
उसी के तहत जेईई मेंस का सिलेबस भी रिड्यूस हो गया। अभी यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है। पी ब्लॉक का जो 2024 के पहले 2023, 2022, 2021 में जो रिएक्शन पी ब्लॉक से आता था, 2024 के बाद 2024, 2025 से उस रिएक्शंस को टोटली एलिमिनेट कर दिया गया। सिर्फ क्या रहे? ट्रेंड, जनरल ट्रेंड। मतलब ये घटा, वो इंक्रीज किया, ये डिक्रीज किया, इसका आप डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दो, उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दो। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड ट्रेंड आ रहा है। उसमें भी खूब कुछ गिने चुने ट्रेंड्स हैं भैया जो हमने देखा, कुछ गिने चुने ट्रेंड्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, और वही ट्रेंड बार बार रिपीट हो। मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट को आप किसी भी तरीके से छोड़ नहीं सकते। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल, पी ब्लॉक छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं कि कोटा फैक्ट्री देखा और इनऑर्गेनिक को छोड़ दिया, नहीं भैया। अब कोटा फैक्ट्री 2021 का था, वहाँ इनऑर्गेनिक के बात अगर आप लाते तो शायद मैं आपसे कुछ कॉम्प्रोमाइज करता, लेकिन अब नहीं। अब कोटा फैक्ट्री को डिलीट मारो और इनऑर्गेनिक पे पूरा फोकस करो, क्योंकि इनऑर्गेनिक में सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड है, और वही ट्रेंड बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग भी बहुत आसान सा चैप्टर है। आप समझ, आप थोड़ा ध्यान से पढ़े, सब कुछ समझ जाओगे। केमिकल बॉन्डिंग में ऐसा ना समझने लायक कुछ है ही नहीं, सब कुछ समझ जाओगे आप। अगर नालायक से भी नालायक हो ना, तब भी आप केमिकल बॉन्डिंग समझ जाओगे। आप ढंग से इसको एक बार पढ़ना, और उसी के बाद ऑर्गेनिक पे जो आपका फोकस करना चाहिए, जनरल ऑर्गेनिक, जो कि 11th की पोर्शन में आता है। जनरल ऑर्गेनिक के अंदर क्या आता है? आईयूपीएसी आता है, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, और जियोस। ये टोटल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो इन तीनों चैप्टर में अगर आप मिला लोगे तो यहाँ दो तो नहीं आएंगे भैया, दो गलत लिखा है यहाँ पे। अगर आप ये तीन चैप्टर को मिला लेते हैं तो यहाँ से 3 सवाल आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। दो सिर्फ और सिर्फ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आया, एक आईयूपीएसी से पक्का, एक आईयूपीएसी से पक्का आएगा ही आएगा, चाहे किसी भी शिफ्ट उठा लो, आप किसी भी शिफ्ट उठा लो, आईयूपीएसी से एक सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। आईपीएसी के मतलब ऐसा है कि आईपीएसी के बिना एनटीए चल ही नहीं सकता, उसको बहुत प्यार है यूपीएससी से। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 2 सवाल गारंटेड है। रेडॉक्स से एक सवाल और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा आपको। और वही एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कॉन्सेप्ट, यहाँ से 2 सवाल। केमिकल काइनेटिक्स में हर एक शिफ्ट में एक सवाल कंफर्म्ड, कंफर्म है। और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव, उसमें से एक सवाल, और कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड, उसमें से एक सवाल। मतलब लगभग आप देखें तो लगभग आप देखें तो ये सारे ऐसे कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें आपको बहुत जोर लगेगा ही नहीं, और आप कर ले जाओ। पी ब्लॉक्स मैंने बता दिया, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड, थर्मोडायनेमिक्स कुछ फॉर्मूला है वहीं पे आ रहे थे। पीरियोडिक टेबल, आपको पता है पीरियोडिक टेबल क्या है, ट्रेंड के अलावा कुछ भी नहीं। ट्रांजिशन एलिमेंट, इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेहनत करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये तो फिजिकल पार्ट में आता है, मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर। और केमिकल काइनेटिक्स, ये भी बहुत सी आसान सा चैप्टर है। अगर आप केमिकल काइनेटिक्स कर लेते हो तो बहुत ही आसान सा लल्लू सा चैप्टर है, को भी कर मत छोड़ना। और कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव और कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड अगर आप कर लेते हो तो यहाँ से मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप 19 से 20 सवाल करके आए हो।
करके आओगे और वो सिर्फ और सिर्फ करने लायक नहीं, कंफर्म्ड करके लाओगे, गारंटेड। मतलब 19 से 20 सवाल आपका कंफर्म्ड होगा कि ये हमारे सिक्योर्ड है। मतलब अगर 19 से 20 सवाल आपके कंफर्म हो गए तो मानो आप यहाँ से लगभग 76 से 80 मार्क्स सिक्योर कर ले। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, टाइम रिक्वायरमेंट है, और जीओसी में भी वो टाइम देना पड़ेगा। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग को भी मत छोड़ना भैया। केमिकल बॉन्डिंग पूरा केमिस्ट्री का नार्व है, ये समझ लेना। केमिकल बॉन्डिंग को समझना पड़ेगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। इनऑर्गेनिक तो पहले 10 से 15 मिनट में आप निपटा दो। उसके बाद ऑर्गेनिक, आप ऑर्गेनिक में कितने, ऑर्गेनिक में 20 से 25 मिनट टाइम दो। 20 मिनट काफी है ऑर्गेनिक के, 20 मिनट काफी। 20 मिनट और 15 से 10 मिनट, लगभग 30 से 35 मिनट में आप टोटल निपटा दो। और उसके बाद आप 20 मिनट पे फिजिकल निपटा दो। फिजिकल निपटा दो मतलब आपका केमिस्ट्री का पेपर पूरे 50 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिजिक्स का 50 मिनट, मतलब 50-50 6 मिनट पे आप फिजिक्स केमिस्ट्री डन कर चुके हैं। और आपके फिजिक्स से 80 नंबर, केमिस्ट्री से 80 नंबर, टोटल 160 नंबर सिक्योर हो चुके हैं। अब मैथ्स पे आप टोटल 80 मिनट टाइम दो और 5 मिनट, आपको सिर्फ 12 क्वेश्चन कॉन्फर्म करने, जो कि 48 मार्क्स। इसके बाद टोटल आपका 208 मार्क आएगा, आपका 99 परसेंटाइल सिक्योर्ड हो जाएगा किसी भी फील्ड। ठीक है, समझ आए? ये रहा आपका, आपके लिए एक पाई चार्ट। फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट 1 यहाँ से 18% टोटल, फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट 2 यहाँ से 20%, फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट 2 मतलब 12 वाला, और पार्ट 1 मतलब 11 वाला। ये 11, ये 12, ये इनऑर्गेनिक की पार्ट 1 ये 11 पर है और ये 12 का है। ऑर्गेनिक ये 11 का है और ऑर्गेनिक ये 12 का है। मतलब पाई चार्ट आप समझ लो किसमें कितना परसेंट आता है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, एक चीज और देख लेते हैं अब क्या करना है। जो चैप्टर मैंने बताया उसको ध्यान से पढ़ो, उसमें कोई भी गलतियां आपको नहीं मान जाएगी। ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रॉब्लम हो रहा है फिर से सॉल्व करो, फिर से पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, फॉर्मूला पढ़ो, फॉर्मूला को रफ कॉपी में लिखो। और ज्यादा से, अगर आप एक बार लिख भूल गए, दूसरी बार लिखो, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार लिखो, ऐसे करते करते आप रट जाओ फॉर्मूले। और ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू करो भाई, प्रॉब्लम से ज्यादा पीवाईक्यू करो। ये मैं आपको भी अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो जेई क्लियर किया हुआ है वो मैंने पीवाईक्यू की दम पे ही क्लियर किया हुआ है। प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व नहीं किया था मैंने पीवाईक्यू पे ज्यादा ध्यान दिया, और पीवाईक्यू के बेसिस पे आज मैं यहाँ हूँ, जेई क्लियर करके बैठा। पीवाईक्यू को निगलेक्ट एकदम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पीवाईक्यू वो चीज है जो आपको ये सिखाएगा कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से फॉर्मूला, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और किस मेथड से वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अगर आपको जरूरत है, मतलब पीवाईक्यू तो आप सॉल्व कर ही रहे हैं, और हम हमारे चैनल पे इंडक्टेंस
इंडक्टेंस चैनल पे भी हम अपने PYQ को सॉल्व करवा रहे हैं। हम 2025, उसके बाद 2024, उसके बाद 2023 ऐसे करके जा रहे थे। आप चाहो तो हमारे साथ आके PYQ सॉल्व कर सकते हैं। और आपको मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, लास्ट 5 इयर्स PYQ आप एग्जाम से पहले जरूर करके जाना, और एग्जाम देने के बाद आपको ये पता चलेगा कि मेरी ये बात कितनी इम्पोर्टेंट है। ओके, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपसे, आपका ये वैल्यूएबल टाइम है, और ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो, ये टॉपिक हेल्पफुल है तो फिर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो, कमेंट करना मत भूलिएगा। और फिर से आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ मज़ेदार सेशंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। थैंक यू। गुड बाय।